जय हिंद दोस्तों। प्राचीन भारत के अंतर्गत एक और हमारा ये मज़ेदार चैप्टर आ गया है, जिसका हम लोगों का ये चैप्टर 14 है, जिसमें हम लोग को गुप्तोत्तर काल का इतिहास देखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है मालवा का यशोवर्मन वंश। ठीक है, मालवा का यशोवर्मन वंश। देखिए यहाँ पे मैप मैं बताया हुआ हूँ। देखिए मालवा यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एमपी का क्षेत्र है, यहाँ पे ये वंश है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे वल्लभी का, ये वल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक है, वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में। ये देखिए यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये मैत्रक वंश रहता है। ठीक है, उसके बाद से कन्नौज का मौखरी वंश। ठीक है, ये देखिए कन्नौज यहाँ पे है, ये यूपी का क्षेत्र है ये। तो ये कन्नौज जो है यहाँ पे मौखरी वंश है। ये गुप्तोत्तर काल का एक सीक्वेंस है। हम लोग ये जितने गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जितने भी ये वंश है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्नौज हो गया। उसके बाद से थानेश्वर का वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ये देखिए यहाँ पे है ये। ठीक है, ये पुष्यभूति, ये हरियाणा का जो क्षेत्र है वर्तमान में, यहाँ पे ये पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट में ये जितने भी ये जो चैप्टर है, इससे जो भी प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं यहाँ से। जो डिटेल्स में हम लोग को इसमें पढ़ना है सभी एक एक वंश को। ठीक है, देखिए मालवा का यशोवर्मन वंश, बहुत ही ये एकदम कम, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, एकदम छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग को देख लेना है। देखिए मालवा का यशोवर्मन वंश जो है, यहाँ पे ये एमपी में मैं बताया था, एमपी का जो क्षेत्र है ये मालवा। ठीक है, ये मालवा का पठार जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको भी हम लोग ये जो पूरा ये जो सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद से हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मालवा का जो पठार है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यही मालवा, यहाँ पे यशोवर्मन वंश रहता है। ठीक है, और इसका जो है यशोवर्मन वंश का जो एक तरीके से उल्लेख है, इसका जो एक तरीके से जानकारी है, उसका एक याद रखेंगे, ये मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, ये जो मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें जो यशोवर्मन जो है, यशोवर्मन जो है इसका संस्थापक भी है। ठीक है, तो इस शासक का एक जानकारी मिलता है, इसमें लिखा हुआ है ये मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख में कि मालवा के शासक यशोवर्मन वंश का उदय गगन मंडल में, ठीक है, उल्का पिंड की भांति हुआ था। तो इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इससे अभी तक तो प्रश्न ऐसा मिला नहीं है, मैं जो देखा था प्रीवियस ईयर का प्रश्न, लेकिन अगर कभी ऐसा बनता है तो मंदसौर ये प्रशस्ति अभिलेख को थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसमें जो है यशोवर्मन के बारे में लिखा हुआ है कि जो मालवा का जो शासक है यशोवर्मन, उसका उदय गगन मंडल में उल्का पिंड की भांति हुआ है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो बस इतना ही टॉपिक इसमें याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो मुख्य जो शासक था वो यशोवर्मन याद रखेंगे, इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तो ये हो गया, बस इस वंश के बारे में इतना ही जानकारी है। उसके बाद से देखते हैं हम लोग अगला वंश को। देखिए वल्लभी का मैत्रक वंश, कहाँ पे है वल्लभी? ये गुजरात में। ठीक है, तो ये जो है मैत्रक वंश है, ये पूरा गुजरात का जो एरिया है वल्लभी, यहाँ पे ये रहता है। इस वंश का जो संस्थापक है वो है भट्टारक। ठीक है, तो इसका संस्थापक है, याद रखेंगे, वल्लभी वंश का मैत्रक वंश का, वल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक है, तो वल्लभी में ये मैत्रक वंश है, तो मैत्रक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? भट्टारक। ठीक है, और ये लोग जो उपाधि धारण करते हैं उसमें माहेश्वर, ठीक है, परम माहेश्वर, इस तरीके से उपाधि ये लोग धारण करते हैं। और इनका जो संबंध है, एक तरीके से ये शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, और इस वंश का जो प्रमुख शासन था, ये शासक था ये ध्रुवसेन।
तो ध्रुवसेन को थोड़ा सा याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि आगे हम लोग यहाँ पे जो वर्धन वंश जो है हम लोग उसमें देखेंगे, जो ये जो पुष्यभूति वंश जो है उसमें हम लोग सबसे प्रमुख शासक हर्ष जो है, हर्षवर्धन, जिसको एक तरीके से द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेन जो टॉपिक है उसी के बारे में है, उसी के बारे में हम लोग को पूरा विस्तार से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये जो ध्रुवसेन है ना, एक तरीके से जो हर्षवर्धन है उसका समकालीन है ये, और साथ ही उसका दामाद भी था ये। तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखना है। ध्रुवसेन ये किसका शासक है? मैत्रक वंश का शासक है, ठीक है, वो भी प्रमुख शासक है। तो ध्रुवसेन जो है वो हर्ष का समकालीन होता है और उसका दामाद भी था, ठीक है। जो वल्लभी है वो एक तरीके से शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र भी था ये, यहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय भी था, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो जैन से संबंधित था, जैन धर्म की यहाँ पे ज़्यादातर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ के जो प्रमुख आचार्य थे, दो लोगों का इसमें नाम आता है, एक है ये स्थिर मिति, ठीक है, स्थिर मिति, और दूसरा है गणपति। तो ये जो दो आचार्य रहते हैं ये वल्लभी विश्वविद्यालय का, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विश्वविद्यालय ये वल्लभी यहाँ पे ये मैत्रक वंश के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कन्नौज का मौखरी वंश, ये है कन्नौज का ये मौखरी वंश, यूपी का जो क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसका जो संस्थापक है वो है हरिवर्मा, तो याद रखेंगे हरिवर्मा जो है वो मौखरी वंश का संस्थापक है। ये समय लगभग ये 510 ईस्वी का है ये, और इनकी जो राजधानी रहती है कन्नौज रहती है इनकी राजधानी। कौन सी राजधानी? कन्नौज, यूपी, ठीक है, ये भी यूपी के अंतर्गत है कन्नौज, ठीक है। मौखरी वंश जो रहते हैं वो लोग शिव के उपासक रहते हैं, तो याद रखेंगे ये लोग शिव को मानते हैं। और इनका जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है शुभ्र। कुछ कुछ पॉइंट को ही इनमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से तो हम लोग पूरा जो हर्षवर्धन का पूरा कहानी हम लोग उसमें देखने वाले हैं ये, लेकिन इसमें से कुछ कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है आपको हर्षवर्धन, क्योंकि यदि किसी चैप्टर के अंतर्गत कोई बहुत ही प्रमुख शासक है तो एग्जामिनर्स का भी पूरा ध्यान उसी पे चला जाता है। तो इसलिए जो हर्षवर्धन है उसके बारे में कुछ नहीं छूटना चाहिए, भले इधर आप थोड़ा सा भूल जाएंगे या ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, फिर हर्षवर्धन के जो कहानी है उसको देखते हैं। तो इसका जो अंतिम शासक है वो है शुभ्र, ठीक है। और इसका जो प्रमुख स्रोत है इस कहानी, ये जो है ये मौखरी वंश का जो कहानी है, ये सब कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? जो इतिहास है ये हरदा लेख से पता चलता है, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है। और एक है ये असीरगढ़ मुद्रा लेख, ये महाराष्ट्र में है। तो इन स्रोतों से जानकारी मिलती है मौखरी वंश की, ठीक है। कन्नौज के मौखरी वंश के जो शासक हैं गुप्तों के सामंत थे ये लोग पहले गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। देखिए जो हम लोग ये जो पूरे जितने भी वंश देख रहे हैं ना, इसका जो शुरुआत होता है, जो गुप्त थे उस समय, जो चंद्रगुप्त हुए उस समय, ठीक है, आचार्य चाणक्य, तो इन लोगों का एक मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा पूरा भारत है ना वो एक रहे, पूरा एक भारत रहे, ठीक है, पूरा सबको संगठित करके रखना चाहते थे। एक तरीके से वो लोग केंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट रखे हुए थे। लेकिन गुप्त जो वंश है, गुप्त साम्राज्य है, धीरे धीरे समाप्त होने लगा, कमज़ोर होने लगा। तो उसके बाद से केंद्रीकरण के जस्ट उल्टा होने लगा, तभी जा कर के ये इतने सारे जो हम लोग वंश पढ़ रहे हैं अभी, ये सब वंश क्या होते हैं? जो जो गुप्त काल है, गुप्त साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने के बाद से विकेंद्रीकरण होने लगता है, यानी कि जितने भी उस साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे राजा रहते हैं सब अपने को स्वतंत्र घोषित करते जाते हैं, अलग अलग होते जाते हैं। तो इस कारण से फिर ये धीरे धीरे हम लोग को फिर इतने छोटे छोटे वंश को भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे ही गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है तो फिर ये सब वंश आते हैं
और उनका कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाता है। वो लोग फिर भारत एक भारत ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बसता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन का काल आएगा, फिर वहाँ से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है। हर्षवर्धन जो है वो भी बहुत सारे राज्यों को जीत करके वो भी संगठित करने का कोशिश भी करता है, ठीक है। तो एक तरीके से हर्षवर्धन का भी काल जो है एक तरीके से केंद्रीकरण की ओर हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो कन्नौज के जो मौखरी वंश, ये जो मौखरी वंश के जो शासक थे वो गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। धीरे धीरे गुप्त वंश जो कमजोर होते गया, वो लोग फिर ये जो सामंत थे ये लोग भी अपना अपना राज्य एक तरीके से घोषित करते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। मालवा के यशोवर्मन के बाद आर्यवर्त का शासन जो मौखरी वंश के पास आ गया था। ये तो जैसे ही मालवा वंश हम लोग देखे थे, यशोवर्मन के बाद से फिर ये पूरा आर्यवर्त एक तरीके से पूरा हम लोग उस समय आर्यवर्त कहते थे। तो उनका जो क्षेत्र है वो सब कहाँ आ गया, मौखरी वंश के पास आ गया, ठीक है। देखिए आगे इसमें क्या है कि अब मगध के स्थान पर जो है कन्नौज एक तरीके से राजनीतिक यहाँ पे गतिविधियों का केंद्र बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि कन्नौज खुद मौखरी वंश का राजधानी हो गया था, तो इसलिए अब जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हैं वहीं होने लगी थी। कन्नौज को एक तरीके से यहाँ पे महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि कन्नौज का प्राचीन नाम या फिर कन्नौज को और किस नाम से जाना जाता था। तो मौखरी वंश के समय महोदय नाम नगर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासक जो है वो कौन कौन से हैं, हरिवर्मा, ठीक है, और आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा। सबसे प्रमुख शासक जो है वो ईश्वर वर्मा है, ठीक है। यह पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो आपको याद रखना है महाराजाधिराज का जो मौखरी वंश के अंतर्गत जो ईश्वर वर्मा है वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, ठीक है, याद रखना है ये। उसके बाद से ईश्वर वर्मा के बाद सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा, ठीक है, ये शासक बनते हैं। और ग्रह वर्मा का जो है जो विवाह है थानेश्वर नरेश, ये प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हुआ था, ठीक है। तो ये जो राजश्री है ये यहाँ पे ये प्रभाकर वर्धन है, ये जो है ना पुष्यभूति वंश की ओर अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसी के बाद से पुष्यभूति वर्धन के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे तो ये लिंक वहाँ से जुड़ जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा जैसे अब देखिए ये अगला चैप्टर ही हमारा था, ये थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश, ठीक है, ये अपना वंश। इसमें जो हम लोग अभी देखे कि जो राजश्री का जो विवाह हुआ है यहाँ पे, ये गृह वर्मा का जो विवाह हुआ थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की, ये पुत्री राजश्री से हुआ। तो ये राजश्री कौन है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो राजश्री को याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये वंश का मैप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पुष्यभूति वंश जो है ये वर्तमान हरियाणा का जो क्षेत्र है ये है। ये पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य होगा अभी हर्षवर्धन के समय में, ये इधर से पूरा ये, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अभी। देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ, ठीक है। गुप्तों के बाद से ये जो वंश है सबसे सर्वाधिक हुआ, उसी के बाद से जस्ट, ठीक है। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है कौन रहेगा, पुष्यभूति ही रहेगा, ठीक है। तो उसी के नाम पे पुष्यभूति वंश या फिर इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका दो नाम है, या तो पुष्यभूति वंश रहता है या फिर वर्धन वंश रहता है, तो एक ही है, ठीक है। इस वंश को एक तरीके से वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, बस माना जाता है, ठीक है। पुष्यभूति जो है ये भी गुप्तों के सामंत थे, किंतु यहाँ पे हूणों के आक्रमण के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हूणों का भी आक्रमण सब तरफ से एक तरीके से जो गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे तो समाप्त हो ही रहा था, ऊपर से हूण भी आए और वो लोग भी आक्रमण कर दिए। हूणों के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो उन्हीं लोग यहाँ भी आक्रमण करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, जो भी छोटे छोटे राज्य रहते हैं वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं।
यह राजवंश हुणों के साथ हुए अपने संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। ये जो थानेश्वर का जो ये मतलब एक तरीके से पुष्यभूति वंश जो है ये भी हुणों के साथ संघर्ष करता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का पुष्यभूति वंश का यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब ये शुरू हो गया है, इसमें देखिए अब आगे इस वंश में यहाँ पे अब हम लोगों को देखना है नरवर्धन, इसके जो शासक हैं नरवर्धन, आदित्यवर्धन और अब आया ये प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है पुष्यभूति वंश का ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है क्योंकि देखिए जो प्रभाकर वर्धन है इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री रहती है, ठीक है। जो 2 पुत्र होते हैं उसमें से राज्यवर्धन और दूसरा जो होता है हर्षवर्धन, ठीक है। और जो पुत्री है वो है राजश्री। अब राजश्री का लिंक वहाँ से जुड़ गया आपका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे गृहवर्मन का विवाह होता है राजश्री के साथ। राजश्री के पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो राजश्री का विवाह यहाँ पे कन्नौज के मौखरी वंश के शासक जो है गृहवर्मन के साथ हुआ था, ठीक है। गौड़ शासक ये अब यहाँ पे हम लोग धीरे से हर्षवर्धन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गौड़ शासक जो है शशांक के द्वारा राज्यवर्धन को मार दिए जाने के बाद से हर्षवर्धन का शासक यहाँ पे, फिर उसके बाद से क्या होता है हर्षवर्धन जो है वो शासक बनता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्टोरी का लिंक आपको अच्छे से जुड़ रहा है। क्या होता है यहाँ पे जो गौड़ शासक है, गौड़ शासक शशांक, ये जो गौड़ शासक जो है ना ये इस क्षेत्र हैं, ये बंगाल का जो क्षेत्र है ना ये इस क्षेत्र के लोग हैं ये लोग, ठीक है। गौड़ शासक जो है शशांक। तो सबसे पहले क्या होता है पुष्यभूति का जो वंश यहाँ से शुरू होता है। तो इस वंश में सबसे पहले जो होते हैं ये 3 लोग होते हैं नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन, ठीक है। पुष्यभूति अलग से रखेंगे, वो जो है इस वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो नरवर्धन जो है और आदित्यवर्धन है और प्रभाकर वर्धन है। तो जो प्रभाकर वर्धन होता है वो इसमें से प्रमुख एक तरीके से शासक होता है। प्रभाकर वर्धन जो है उसके फिर 2 पुत्र होते हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और 1 पुत्री होती है राजश्री। राजश्री तो चली गई, ठीक है। अब बचे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन यहाँ पे शासन संभाल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जो गौड़ शासक शशांक है उस राज्यवर्धन यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई को मार देता है यहाँ पे। तो मार देने के बाद से अब बचा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन क्या करता है पुष्यभूति वंश को अब यहाँ से ये लेकर के आगे बढ़ता है। अब ये यहाँ पे सबसे शक्तिशाली, याद रखेंगे इसके बारे में कि इसको एक तरीके से द्वितीय अशोक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आ गए हैं हर्षवर्धन के ऊपर। अब हर्षवर्धन के बारे में हम लोग पूरा इसका जो कहानी है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको याद रखना है, ठीक है। एक एक चीज़ हर्षवर्धन के बारे में याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर्षवर्धन का जो यहाँ पे काल है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक, ठीक है। हर्षवर्धन का देखिए हर्षवर्धन जब शासन काल में आता है तो अब इसका एम्पायर देखिए, ये पूरा शासन यहाँ तक इसका पूरा फैल जाता है। ये पूरा शासन इसी का है, ठीक है, पूरा साम्राज्य। तो राजवर्धन की मृत्यु यहाँ पे 606 ईस्वी में होता है। उसके बाद से क्या होता है 16 वर्ष की आयु में ही जो हर्षवर्धन है वो थानेश्वर का गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और जो हेनसांग है, हेनसांग का जो एक तरीके से जो हर्ष को हेनसांग जो है ना, हेनसांग के बारे में हम लोग जस्ट अभी पिछले आगे जो है स्लाइड में हम लोग देखेंगे हेनसांग के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीनी यात्री है, ठीक है। इसी का जो सी यू की नामक जो पुस्तक है वो इसी के द्वारा लिखा गया है। तो ये हर्षवर्धन के काल में आता है। तो हेनसांग जो है इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। और हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन को यानी कि हर्ष को ये शीलादित्य के नाम से एक तरीके से संबोधित करता है, ठीक है। हर्षवर्धन का एक और यहाँ पे नाम क्या हो गया शीलादित्य, किसके अनुसार? हेनसांग के अनुसार। हर्ष का जो साम्राज्य है वो सामंती संगठन पर आधारित था, ठीक है। जो हर्ष की उपाधियों यहाँ पे हर्ष की उपाधि लोग धारण करते थे उसमें क्या क्या उपाधि है? एक है ये परम भट्टारक, ठीक है, महाराजाधिराज, सकलो सकलो प्राथेश्वर, सकलोत्रा
परे सकलोतरापथेश्वर, ठीक है। पता नहीं इसको कैसे लोग उच्चारण करते होंगे ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो तीनों एक तरीके से उपाधि जो है उसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। सकलोतरापथेश्वर, तो इस तरीके से अगर ये याद नहीं होता है तो भी ये जो दो याद रखेंगे, ठीक है। परम भट्टारक और दूसरा महाराजा धीराज, तो ये दोनों को याद रखेंगे और थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि एक और जो है नाम जो उच्चारण अच्छे से नहीं हो रहा था, आप भी उच्चारण करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इनकी उपाधि रहती है और इनका जो साम्राज्य का एक तरीके से जो संगठन रहता है सामंती, ठीक है। सामंती प्रथा को लेकर के चलते हैं, मतलब किस तरीके से सामंती संगठन किस तरीके से रहता है, जैसे कि जो हर्ष का अब इतना बड़ा जो साम्राज्य है वो उसको क्या कर दिया है, छोटे छोटे और छोटे छोटे जो उनके एक तरीके से जो सामंत हैं उनमें बांट दिया, मतलब उनके ऊपर उनको छोड़ दिया है, उन लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। यानी कि एक तरीके से वो उस क्षेत्र के राजा हो गए, उसके ऊपर जो राजा है वो हर्षवर्धन है। तो इस तरीके से सभी को एक तरीके से चलाता है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो इसका साम्राज्य है उस इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहता है। उसके बाद से देखिए हर्षवर्धन जो है यहाँ पे वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित कर लिया था। यानी कि हम लोग को समझ में आ गया है, ये जो पूरा इतना जो क्षेत्र देख रहे हैं पूरा उत्तर भारत का ही है। ये सभी जो है वो हर्ष के यहाँ पे शासन साम्राज्य के अंतर्गत आ गए हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी पिछले बताया था कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन फिर यहाँ पे जैसे ही हर्षवर्धन आया, ये जो पूरा उत्तर भारत का जितना साम्राज्य में ये अपना एक तरीके से विजय प्राप्त किया है वो सबको एक तरीके से जोड़ दिया है। सब जुड़ते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से केंद्रीकरण आने लगा। यानी कि फिर से हमारा जो भारत है वो संगठित यहाँ से होने लगता है, ठीक है। देखते हैं आगे इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेनसांग के बारे में, थोड़ा सा बीच में इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो वेनसांग है ना, ये जो हर्षवर्धन का जो ये जो कहानी है उसमें बहुत मुख्य भूमिका है इसका। बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है यहाँ से। देखिए एक प्रश्न आया है यहाँ पे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था। देखिए ये एसएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी 2004 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेंस में ये 2012 में पूछा गया था और बीपीएससी 2015 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से ये प्रश्न बन रहा है और ये एक ही प्रश्न नहीं है, अभी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हम लोग जब प्रीवियस ईयर को जो देखेंगे ना उसमें हम लोग को ये सब चीज़ों को प्रश्नों को देखेंगे कहाँ से कितना प्रश्न आ रहा है। तो वेनसांग जो है बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखिए इसके बारे में, वेनसांग जो है वो चीनी यात्री वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और वेनसांग को यात्रियों में यहाँ पे देखेंगे, याद रखेंगे, यात्रियों में राजकुमार कहते हैं इसको, ठीक है। नीति का पंडित, वर्तमान यहाँ पे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये इस तरीके से इतना सारे नामों से प्रसिद्ध है वेनसांग, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था और ये अपना ग्रंथ सीयूकी नाम से लिखता है। तो जो सीयूकी है इसमें हर्षवर्धन की भी चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये वेनसांग जो है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग हर्षवर्धन का अब यहाँ शासनकाल देखते हैं। इसमें हर्ष ने शशांक यहाँ पे गौड़ शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अब ये जो है यहाँ पे गौड़ शासक शशांक, ये कौन है, ये कौन है, ये वही है, ठीक है, जो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। यानी कि जो हर्षवर्धन है उसी का भाई जो है, भाई का ये हत्या किया हुआ होता है, फिर उससे ये बदला लेता है उसका, फिर वहाँ पे उसको पराजित करता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे अच्छे से कि जो ये हर्षवर्धन जो है इससे पहले जो पुष्यभूति वंश जो है इसका जो एक तरीके से राजधानी था उस समय, वो आपका ये हरियाणा का जो क्षेत्र है, मैप आपको मैं दिखाता हूँ, ये पुष्यभूति,
ठीक है। तो ये जो है थानेश्वर जो है यहाँ पे, ये इसी एरिया में होगा, मैप में नहीं शो कर रहा है ये। तो जो थानेश्वर है, याद रखेंगे शुरुआत में इनका जो राजधानी होता है वो थानेश्वर होता है, ठीक है। लेकिन जब ये हर्षवर्धन जब आता है, हर्षवर्धन आने के बाद से, ठीक है, ये जो है गौड़ शासक जो शशांक के ऊपर उसको पराजित करता है, फिर कन्नौज को जीतता है और फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये क्या किया, जो राजधानी उसको चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे कन्नौज अब हर्षवर्धन के काल में जो राजधानी है वो कौन है, कन्नौज। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन में लिया था। कौन कौन से, संभवतः देखिए ये कौन कौन लोग हैं। एक तरीके से पंजाब है, ठीक है, कन्नौज है, गौड़ है, बंगाल है, ठीक है, मिथिला और उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा जिसका नाम है। तो ये इतने लोगों को ये जीत लेता है, ठीक है, और इनको अपने राज्य में भी मिला लेता है। तो यहाँ से भी ये केंद्रीकरण का दिख रहा है। तो हर्ष का जो शासनकाल है वो पश्चिम में उसने वल्लभी के ये शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री, यहाँ पे पुत्री का विवाह करके शत्रुता यहाँ पे समाप्त करता है और मैत्री संबंध स्थापित करता है। यानी कि पश्चिम का जो वल्लभी शासक है ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक है, इससे भी एक तरीके से संबंध बनाया। इसलिए यहाँ पे देखिए ये वल्लभी गुजरात, ये पूरा यहाँ तक अब उसका एक तरीके से शासन समझ में एक तरीके से जुड़ गया, तो पूरा वहाँ तक उसका शासन हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो भारत का और संगठित होते जा रहा है ना इसके शासनकाल में। ये याद रखेंगे हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे तट पर, ठीक है, याद रखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये याद रखेंगे, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न में देखेंगे। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक तरीके से युद्ध होता है, नर्मदा नदी के तट पे होता है, जिसमें हर्ष की यहाँ पे पराजय होती है। और वो जो है ये पूरा युद्ध का जो वर्णन है वो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख याद रखेंगे, ठीक है, उसमें जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का प्रतापी शासक रहता है, ठीक है। हम लोग आगे अब अगला चैप्टर में इन सब के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग संगम वंश के बारे में देखेंगे, दक्षिण भारत के जो वंश हैं उनके बारे में सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि जो हर्ष है और पुलकेशिन द्वितीय इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पे युद्ध होता है, जिसमें हर्ष की पराजय हो जाती है। इसका जो वर्णन है वो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में उल्लेख किया गया है। देखिए हर्षकालीन यहाँ पे प्रशासन के अंतर्गत ही हम लोग आगे और देख रहे हैं कि हर्ष के शासनकाल, ठीक है, हर्ष के शासनकाल तथा ये समाज की जानकारी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा रचित ये हर्षचरित्र में मिलता है। और चीनी यात्री जो है वेनसांग जो है उसमें स्मरण उसका भी उसमें भी मिलता है, एक तरीके से संस्मरण जो लिखता है उसमें मिलता है। तो जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट के द्वारा जो क्या रचना किया गया है, हर्षचरित्र, ठीक है। तो हर्षचरित्र को याद रखें किसने लिखा है, बाणभट्ट। बाणभट्ट यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाणभट्ट जो है वो हर्ष के एक तरीके से शासनकाल में है ये, यानी कि उसके समकालीन हुआ, ठीक है। और बाणभट्ट के साथ है, इसका मतलब वो क्या हुआ कि वो हरियाणा का क्षेत्र में वो वहाँ वहीं पे उसका स्थान भी है, ठीक है, यानी पुष्यभूति वंश के अंतर्गत ही है वो भी, थानेश्वर के एक तरीके से निवासी हो गया वो। तो आप इस तरीके से लिंक जोड़ जोड़ करके याद रखेंगे, मैं इसलिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में यहाँ पे गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी, ठीक है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, हम लोग को ये पता है अच्छे से। ये राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय और भुक्ति राष्ट्र में विभाजित कर दिया था।
हम लोग इससे पहले जो चैप्टर देखे थे उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। उसमें आपको अच्छे से समझ में आया कि जो ग्राम है, विषय है, भुक्ति है, राष्ट्र है, इसमें क्या क्या जो इसका पूरा डेफिनेशन मैं आपको अच्छे से उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, ये पूरा दोनों में एक ही जैसा है, पूरा सेम है। तो आपको याद रखना है, दोनों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है बस, कि एक तरीके से जो प्रशासन है, सुविधा है, ठीक है, ग्राम है, ग्राम के बाद से विषय है, विषय के बाद से भुक्ति है। तो इस तरीके से चलता है इनका प्रशासन। ठीक है, देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे भी है, जैसे भुक्ति का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, प्रांत से है, विषय जो है वो जिले के समान था, और शासन की सबसे छोटी इकाई जो है यहाँ पे ग्राम। ठीक है, वैनसांग हर्ष की सेना को यहाँ पे चतुरंगिनी के नाम से यहाँ पे एक तरीके से पुकारता है। यानी कि चतुरंगिनी में क्या क्या है इनका पूरा सेना में, एक तो है पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी। तो ये चारों को मिला करके यहाँ पे चतुरंगिनी के नाम से पुकारता है कौन, वैनसांग। ठीक है, सम्राट को सहायता देने के लिए इनकी मंत्री परिषद भी होती थी, और मंत्रियों को यहाँ पे सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए उसके बाद से ये जो भंड है, भंड का यहाँ पे मतलब है कि हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था ये। ठीक है, भंड कौन था, हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। ठीक है, और न्याय व्यवस्था में जो है वो सर्वोच्च जो अधिकारी रहता था वो खुद सम्राट ही रहता था। वैनसांग के अनुसार जो हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक है, राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। ठीक है, तो वैनसांग जो है उसको आप देख रहे हैं कि बार बार जो एक तरीके से उसी के जो व्याख्या जो किया हुआ है, उसी के पुस्तक से ये सारी चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं। तो वैनसांग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन के शासनकाल में। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उनको आय की प्राप्ति होती थी वो भूमि से ही होती थी। ठीक है, जो भौगिक होता था, भौगिक जो होता था वो कर वसूलने वाला होता था, और यहाँ पे पुस्तपाल जो होता था वो जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी होता था। उपज का यहाँ पे छठा भाग जो है भू राजस्व के रूप में ये लोग लेते थे। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है याद रखेंगे। हर्षवर्धन का जो काल है इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हर्ष और बौद्ध धर्म में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में भी देखिए। हर्ष के जो पूर्वज हैं वो लोग यहाँ पे भगवान शिव और सूर्य के यहाँ पे अनन्य उपासक थे। ठीक है, शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन जो चीनी यात्री है वैनसांग जो है, वैनसांग किस लिए भारत आया था, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो इसलिए भी यहाँ पे क्या है, वैनसांग का एक तरीके से प्रभाव पड़ता है। उससे मिलने के बाद से बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, एक तरीके से उसको यहाँ पे राजाश्रय तो देता ही है, प्लस साथ में बौद्ध धर्म भी अपना लेता है। ठीक है, हर्ष के समय में जो नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र भी रहता था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद से हर्ष ने जो है कन्नौज तथा प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। तो आपको याद रखना है, जो दो यहाँ पे एक तरीके से दो धार्मिक आयोजन जो है, सभा जो है वो कहाँ कहाँ पे, कन्नौज और प्रयाग में किया गया था। ये जो है हर्ष शासन काल के अंतर्गत ये एक प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है जो कन्नौज है और प्रयाग है, इसमें दो सबसे बड़े विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन भी हर्षवर्धन के द्वारा कराया गया था। और एक तरीके से जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले को एक तरीके से प्रारंभ करने का श्रेय भी हर्षवर्धन को ही जाता है। देखिए यहाँ पे अब हर्षकालीन साहित्य के बारे में जानेंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहला ये जो बाणभट्ट है, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो बाणभट्ट है ये किसके शासनकाल में है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में है। इसके द्वारा जो रचना की गई है, एक हर्षचरित है, दूसरा कादम्बरी है। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी, तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। मयूर के द्वारा यहाँ पे सूर्य शतक लिखा गया है। ठीक है, सूर्य शतक लिखा गया है। उसके बाद से ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन
अपना खुद ही अपने द्वारा उसके द्वारा लिखा गया 3 नाटक है। एक है ये प्रियदर्शिका, ठीक है, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। तो ये 3 जो रचनाएं खुद हर्षवर्धन ही लिखता है। लेकिन इतिहास में ये भी बताया गया है कि इन रचनाओं को एक तरीके से ये जो है ये धावक नाम से एक कवि है, उसको लिखने का भी श्रेय दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही मानते हैं कि जो हर्षवर्धन है स्वयं तीनों नाटकों को लिखता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ठीक है। तो ये रत्नावली का देखिए यहाँ पे चित्र जो है श्री हर्ष करके लिखा भी हुआ है। तो इस तरीके से ये 3 नाटक है वो हर्षवर्धन के का खुद स्वयं नाटक है। और बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया जो है हर्षचरित और कादम्बरी, अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस काल में जो है जयसेन नामक एक विद्वान भी था जो कि स्वयं को कालिदास और भास के समान बताता था, ठीक है, याद रहेगा। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं इसमें। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष जो है वो साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर देता है। प्रांतों को यहाँ पे भुक्ति कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान जो है ये याद रखेंगे, ये ग्रामा छपटलिक, ठीक है। तो ये ग्रामा छपटलिक कहा जाता था, कौन, ग्राम का प्रधान। हर्षचरित में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का भी उल्लेख मिलता है। किसमें, हर्षचरित में। हर्षचरित का लिखने वाला कौन है, बाण भट्ट, ठीक है। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, याद रखेंगे बहुत अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़ करके सभी प्रांतों में था। तो ये भी हम लोग को जानकारी है, बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से प्रश्न किस तरीके से, इस चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न बना हुआ है। बस ये लास्ट है, थोड़ा सा और धैर्य रखेंगे, थोड़ा समय लगेगा बस हम लोग को ये प्रश्न को जो है अच्छे से एनालिसिस करना है, ताकि हम लोग को ये समझ सकें हम लोग कि हमारा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न पढ़ते के साथ आप लोग आंसर इसमें से तुरंत अपना आंसर भी आप लोग खुद दिमाग में तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो आप फिर से एक बार चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मौखरी शासकों की राजधानी खालिस्तान थी। CGPSC ये 2012 में प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है थानेश्वर, बी कन्नौज, सी है पुरुषपुर और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है कन्नौज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, CU नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। ये UPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है फाहियान, बी है अलबरूनी, सी है मेगास्थनीज और डी है वैनसांग। तो जो CU आप अच्छे से याद रखेंगे ना, वैनसांग से संबंधित है, ये उसी का पुस्तक है। देखिए फिर से है यहाँ पे, वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। BPSC 1996 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है मथुरा, सी है पाटलिपुत्र और डी है कांची। याद रहेगा आपको, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं मथुरा, ठीक है। तो मथुरा जो है वो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध रहता है उस समय। कवि बाण भट्ट निवासी था। BPSC 1996 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र का, बी है थानेश्वर का, सी है भोजपुर का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ का निवासी रहेगा, थानेश्वर का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागानंद का रचनाकार कौन था। BPSC 1995 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे बाण भट्ट, बी है हर्षवर्धन, सी है भवभूति, ठीक है, डी है भास, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, नागानंद। याद रहेगा आपको, हम लोग पहले देख चुके हैं ये, ठीक है। ये नाटक है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ये UPPCS 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कन्नौज व प्रयाग में,
बी है प्रयाग व थानेश्वर में, सी है थानेश्वर व वल्लभी में, डी है वल्लभी व प्रयाग में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कन्नौज और प्रयाग में। अभी हम लोग देखे थे इसको, देखिए यहाँ पे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। ये आरएसएस में पूछा गया, आरएएस में पूछा गया प्रश्न है, 1999 से 2000 में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ए है विशाख दत्त, बी है वात्स्यायन, सी है हर्षवर्धन, डी है पुलकेशिन प्रथम। तो कौन है इसमें? हर्षवर्धन है। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा ये तीनों नाटकें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। देख रहे हैं कितने बार प्रश्न आ रहा है ह्वेनसांग से। ये आरएएस में 1992 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है नालंदा में अध्ययन के कारण से, या फिर बी है हर्ष के प्रति सम्मान, या फिर सी है बौद्ध धर्म में आस्था, या फिर डी है सीयूकी की रचना। याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन है डी, सीयूकी की रचना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। देखिए यहाँ पे एक तरीके से सोचिएगा लॉजिक तरीके से। ठीक है, हम लोग इस तरीके से नहीं पढ़े, आप भी नहीं पढ़े। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए हैं, बस प्रश्नों को यहाँ पे घुमा दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि एक तरीके से क्या है कि जो हर्षवर्धन है इसका हम लोग को पहले ही जानकारी है। जो एक तरीके से जो कश्मीर का कुछ क्षेत्र को छोड़ करके बाकी सब उत्तर भारत में जो हर्ष है उसके साम्राज्य में आ गया, सभी को उधर से विजय प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे क्या करता है वो दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है। दक्षिण की ओर जब आगे बढ़ता है तो हम लोग ये पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो पढ़े थे, जहाँ पे नर्मदा नदी के पास क्या करते हैं, दोनों का युद्ध होता है जिसमें कि हर्ष का एक तरीके से पराजय होता है। तो यहाँ पे किस तरीके से बताया गया है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है। जो हर्ष है पूरा उत्तर क्षेत्र में तो कब्जा कर लिया है, उसका पूरा साम्राज्य धीरे धीरे क्या दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहा है। तो दक्षिणवर्ती अग्रगमन, दक्षिण की ओर आगे बढ़ने से कौन रोका? तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय है उसको रोका ही ना, वहाँ पे युद्ध किया, अपने साम्राज्य के अंतर्गत आने नहीं दिया, उसको अंदर नहीं आने दिया, उसको रोका, पराजय किया, वहीं से उसको खदेड़ दिया। तो एक तरीके से क्या हुआ, उसको दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका। तो अगर ऐसा कहीं भी किस तरीके से थोड़ा सा भी घुमावदार प्रश्न होता है तो भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सोचना है कि वो अगर जीत जाता तो दक्षिण की ओर ही आता, लेकिन उसमें युद्ध हुआ और एक तरीके से जो हर्ष का वहाँ पे पराजय हुआ तो वो आगे नहीं बढ़ पाया, यानी कि उसको रोक दिया। कौन रोक दिया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो प्रश्न का एक तरीके से जो मीनिंग है उसको यहाँ पे समझ जाएंगे। ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया है, यूपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे पुलकेशिन, शायद हम लोग ऑप्शन आंसर पता चल गया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, इसका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको आंसर अभी तुरंत आपको इससे पहले पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है उज्जैन, सी है कन्नौज और डी है थानेश्वर। तो क्या होगा यहाँ पे? सी होगा कन्नौज। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शहर हो गया था कन्नौज। क्यों? क्योंकि वो अब अपनी राजधानी वहाँ बना लिया, राजनीतिक गतिविधियाँ वहाँ बढ़ गई। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है फिरदौसी, बी है वराहमिहिर, सी है बाणभट्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका ऑप्शन? सही आंसर होगा बाणभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है प्रयाग, सी है वाराणसी और डी है थानेश्वर। तो कहाँ करता था?
प्रयाग में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। कौन करेगा? ऑप्शन ए है चालुक्य, बी है राजपूत, सी है शक और डी है हर्षवर्धन। तो कौन करता है? हर्षवर्धन करता है। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? आरआरबी 2005। कौन था समकालीन? ऑप्शन ए है शशांक, बी है ध्रुवसेन, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है भास्कर वर्मा। अगर कहीं पे किसी टॉपिक चैप्टर में आपको अगर ये बताया जाए कि किसी शासक के दूसरी मतलब एक तरीके से दूसरे शासक का बेटी के साथ विवाह हुआ या फिर उन दोनों में युद्ध हुआ या फिर दोनों मिलकर के कोई आयोजन किए, कोई भी ऐसा चर्चा जो आता है जिसमें एक शासक दूसरे शासक से मिलता है या कोई भी ऐसा कहानी बताया जा रहा है आपको इतिहास में, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के शासन काल में हैं, यानी दोनों समकालीन हैं, एक ही सन में दोनों लोग हैं। ठीक है, हम लोग बंगाल का कोई भी शासक हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़े हुए थे कि जो शशांक हो रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, उसको बड़ा भाई ही होगा, ठीक है, तो उसका क्या करता है, उसको मार देता है। यानी कि कहीं ना कहीं उससे युद्ध हुआ। तो दोनों युद्ध कैसे लड़ेंगे? दोनों एक ही समय में रहेंगे तभी तो लड़ेंगे, यानी कि दोनों एक ही शासन काल में थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंगाल का जो शासक था वो हर्षवर्धन का समकालीन था, वो कौन है? वो है शशांक। ठीक है, याद रहेगा आपको, शशांक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हम लोग देख चुके हैं इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हर्ष वैनसांग। ठीक है, आगे देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? पता है आपको? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है स्कंदगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है कनिष्क, सी है विक्रमादित्य और डी है कुमारगुप्त। तो क्या होगा इसका सही आंसर? हर्षवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महाविद्वान और लेखक था? एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है अशोक, सी है बिंबिसार और डी है हर्षवर्धन। तो ये जो है हर्षवर्धन ही है। ठीक है, याद रखेंगे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? एसएससी 2002, बीपीएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ये हर्षकालीन जो रचनाएं हैं, देख रहे हैं कितने बार उससे प्रश्न आया है, तो इसलिए याद रखेंगे उसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वो। ऑप्शन ए है कालिदास, बी है बाणभट्ट, सी है वाल्मीकि और डी है व्यास। तो कौन रहेगा इसमें? बाणभट्ट है, बाणभट्ट के द्वारा रचना की गई है। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको आने वाला जो वीडियो है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।